तो चलो शुरू करते लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेटा डिफरेंस बिटवीन, यहीं पे खत्म किया था लेक्चर हमने, डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, यहीं पे खत्म हुआ था। बताओ, लास्ट लेक्चर में यहीं पे खत्म हुआ था, डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। यस सर। तो चलो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज अपन देखेंगे ओवम या एग का स्ट्रक्चर देखेंगे, टाइप्स ऑफ एग देखेंगे, फिर अपन शुरुआत करेंगे, टाइम बचा तो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आवाज सबको जा रही है प्रॉपर? यस सर। हाँ चलो देखो, तो ये बता दिया था मैंने आपको डिफरेंसेस कि oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में शुरू हो जाता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। oogenesis एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे दो बार जो oocyte है अरेस्ट होता है। प्राइमरी oocyte कब अरेस्ट होता है, जल्दी बताओ? प्राइमरी oocyte कब अरेस्ट होता है, जल्दी बताओ? मियोसिस 1 में, प्रोफेज में, डिप्लोटिन में। वेरी गुड। और सेकेंडरी oocyte कब अरेस्ट होता है? मेटाफेज में। मेटाफेज 2 या 2 में। 1? 2 2। में। एक बात बताओ, सब लोग बोलेगा आंसर जो भी जानता है। एक और क्वेश्चन दो, जब सेकेंडरी oocyte बनता है किसके अंदर, किसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। आप ये बात बताओ, ढंग से जवाब करना। यह मान लो सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर मान लो कि आपका क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर मान लो सेकेंडरी oocyte है। ध्यान दो सब लोग, ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर क्या है बेटा? सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन यह है, यह सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के बाद आने के बाद मियोसिस 2 शुरू करेगा, या ग्राफियन फॉलिकल में जब बना है तभी शुरू कर देगा? ये बताओ। यह मियोसिस 2 ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही शुरू कर देगा, या यहां से बाहर जब ओव्यूलेशन होकर सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है तब करेगा? क्वेश्चन ये है। बाहर निकल। नहीं बेटा, ये जैसे ही देखो, एकदम एक लॉजिक याद रखना, सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? सिंपल सा, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte जैसे ही बनता है, बनने के साथ ही वो डिवीजन शुरू कर देता है, किसी का वेट नहीं करेगा। मतलब वो बना, मतलब कि उसमें डिवीजन शुरू है। मतलब यह जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपका सेकेंडरी oocyte है, वो बनते ही आपका क्या शुरू कर देता है? मियोसिस 2। मियोसिस 2 शुरू कर देता है और अरेस्ट हो जाता है किस फेज में, जल्दी बताओ? मेटाफेज, मेटाफेज। है ना? और ये बाहर जो निकलता है ना, वही आपका सेकेंडरी oocyte निकलता है, जो अरेस्टेड है किस फेज में बेटा? मेटाफेज 2 में। अब इसका मेटाफेज 2 कंप्लीट कब होगा? स्पर्म जब स्पर्म टच करेगा। हाँ, जब स्पर्म एग के मेम्ब्रेन को, आपको एग के मेम्ब्रेन अभी बताऊंगा कितने एग के मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे ही एग के मेम्ब्रेन को स्पर्म आके टच करेगा, तब इसका, है ना, oocyte का आपका क्या होता है, इसके अंदर oocyte है, जैसे ही एग का मेम्ब्रेन को टच किया यहाँ पे आके स्पर्म, इस oocyte का डिवीजन शुरू हो जाता है। मतलब अपना मियोसिस 2 को कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। बोलो। हाँ, तो ये सब बेसिक बातें देखो, कॉन्सेप्ट यही सब है। जहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, आप आराम से आंसर कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं। तो oogenesis एक डिसकंटिन्यूअस, आपको देख लिया आपने कि दो बार अरेस्ट हो जाता है, मतलब ये लगातार नहीं चलता है, रुक जाता है, फिर शुरू होता है, रुकता है, फिर शुरू होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरी बात, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बेटा? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मींस यह एक बार शुरू होगा, एक बार यह शुरू होगा तो कभी भी खत्म नहीं होता। शुरू कब होता है? एट प्यूबर्टी, उसके बाद कभी यह खत्म नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं। वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आपको पता है कि 4 स्पर्म बनाएगा, जबकि एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनते हैं बेटा? कितने ओवम? 1। बताया था ये चीज, जल्दी बताओ। ये सबको याद है? जल्दी यस बोलो। सर। हाँ, तो इस बात को भी आप याद रखोगे, ठीक है, कि एक प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा बेटा? एक प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? जल्दी बोलो। 1 ओवम। एक ओवम। जबकि एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। सारी बातें जो लेक्चर अगर ढंग से अटेंड किया होगा तो सबको याद होगा कि क्या क्या बातें हो रही है। आगे, व्हेन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स, आप जानते हो कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, सीधे ऐसे याद रखने का, स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस में जो मियोसिस होता है, कैसा होता है? इक्वल मियोसिस, है ना? और जो आपका oogenesis होता है, उसमें जो मियोसिस होता है कैसा होता है? अनइक्वल टाइप। क्लियर है बात? जल्दी बताओ। यस। चलो ये सब बातें हमने कर ली थी पहले। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स है ना, यही जो
पूरा आपने oogenesis का प्रोसेस पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, उसके रिलेटेड कुछ आपके पॉइंट्स है। देखो पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, जिसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। व्हाट अकाउंट्स फॉर द लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ ए स्पर्म एंड एग? अब पहले ये बता दो, स्पर्म का साइज लार्ज होता है कि ओवम का? जल्दी बताओ। ओवन का। अब बोलोगे कि सर ये तो आप नहीं पढ़ा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो आप बहुत बेवकूफ हो, क्योंकि आपने पूरा पढ़ चुका है। एनाइसोगैमी, आइसोगैमी पढ़ा है ना सब, है ना? यस सर। फीमेल गैमेट हमेशा क्या होता है बेटा? लार्ज होता है, मेल गैमेट स्मॉल होता है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब आप देखोगे स्पर्म एक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे द डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ स्पर्म एंड एग्स इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एंड एग फॉर्मेशन। अभी आपने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, तो इसीलिए छोटे छोटे चार बन जाते हैं क्या आपके स्पर्म सेल्स, जबकि oogenesis में अनइक्वल डिवीजन होता है। तो जो सारा साइटोप्लाज्म है ऑलमोस्ट 99.9% कौन रख लेता है अपने अंदर? ओवम, है ना? और बगल में जो पोलर बॉडी उसको बहुत कम देता है, इसलिए एग का साइज बहुत लार्ज हो जाता है और स्पर्म का साइज बहुत छोटा रहता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म follow meiosis 1 and meiosis 2 resulting in 4 equal sided sperm cells having little cytoplasm। स्पर्म सेल में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? जल्दी बताओ। होता है बहुत नहीं ज्यादा? सर। नहीं। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ड्यूरिंग oogenesis unequal division of the cytoplasm follow meiosis 1 and meiosis 2 resulting in the formation of large egg and 2 or 3 polar bodies। बोलोगे सर दो ही पोलर बॉडीज बनेगा ना, तीसरा कहां? कभी कभी बेटा पोलर बॉडीज डिवाइड कर जाता है माइटोसिस से, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दो पोलर बॉडीज बन सकता है, या कितने बन सकता है बेटा? कितना बन सकता है? 3। आई बात समझ? तो याद रखने का, polar bodies degenerate later on during spermatogenesis। Excess cytoplasm of a sperm is also absorbed by the Sertoli cells during spermiogenesis। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? जल्दी बताओ। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? जल्दी बताओ। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपने पढ़ा था जब स्पर्म में स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म है पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है, बहुत कम बचता है। पढ़ा था ना ये चीज? जल्दी बताओ। यस सर। तो कैसे हो जाता है? वो जो सर्टोली सेल्स है ना, वह एक्सेस साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसके कारण स्पर्म में बहुत कम साइटोप्लाज्म बचता है, जबकि एग में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में लिख के छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, आंसर आपको करना है, वही लिखा हुआ है। Thus the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate। आपने याद होगा सबको, प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 होने के बाद दो चीज बनता है, एक लार्ज एग सेल, एक छोटा क्या बनता है बेटा? फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। जब इसमें मियोसिस 2 होता है तो फिर से एक लार्ज आपका सेल बनता है और एक छोटा सा, इसको बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी। पूछ रहा है कि जो पहला पोलर बॉडी बनता है मियोसिस 1 के बाद, वह आगे डिवाइड करता है या डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है ना? तो उसका आंसर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा सीधा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है? देखो, इन ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट वर्टिब्रेट्स। हम लोग क्या वर्टिब्रेट्स में आते हैं? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। बिल्कुल, है ना? इन ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट वर्टिब्रेट्स द फर्स्ट पोलर बॉडी डज नॉट अंडरगो मियोसिस 2 एंड यूजुअली डाइज। मतलब आंसर क्या हो गया कि वह डीजनरेट हो जाता है, फर्दर डिवाइड नहीं करता है। हाउएवर इन सम स्पीशीज फर्स्ट पोलर बॉडी अंडरगोज, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, अंडरगोज मियोसिस 2, है ना? किसी किसी स्पीशीज में आप देखोगे कि फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके दो और पोलर बॉडी बना देता है, लेकिन हम लोगों में या मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में ऐसा नहीं होता है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है वह क्या हो जाता है बेटा? डीजनरेट हो जाता है। देखो, ये सब पॉइंट पढ़ाने का यहाँ मतलब यह है कि ये सब पॉइंट बस बताना है आपको, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई लॉजिक है ही नहीं, कुछ समझने लायक है ही नहीं। अब समझने वाला टॉपिक कौन होगा? सीधा मेंस्ट्रुअल साइकिल। उससे पहले बस हम बातों को सीख रहे हैं, इसको याद करना है, सबको दिमाग में डाल देना है, बस ये होता क्या है सब। अगला क्वेश्चन, why is unequal division of cytoplasm seen in meiotic division? हमने अभी देखा ना कि यहाँ पे oogenesis में साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन हो रहा है ना? हो रहा था ना अनइक्वल? जल्दी बताओ।
एक सेल में पूरा रह जा रहा था और बगल वाले को कम मिल रहा था पोलर बॉडी को, ऐसा क्यों बोला हमने? ठीक है, देखो, ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म द मैच्योर आ गया एग लग। और ओवम रिटेन्स, ध्रुव देसाई, ध्रुव ध्रुव देसाई आंसर कर बेटा, नहीं तो क्लास कर रहा हूं मैं तेरे को। चलो तुम हो रहा है बाहर अब क्लास से, 3 बार बोल दिया मैंने। ध्रुव देसाई, ये सर वो आवाज का कुछ लोचा था। तो लोचा था तो कितने बजे लेक्चर में आए बता? 12:32 हो रहा है, लेक्चर का टाइमिंग क्या है तुम्हारा? हाँ 15 सर, सॉरी। तो नहीं, डेली का तुम्हारा है, ऐसे टाइम में ऐसे आओगे बेटा तो होगा क्या, आप ही का लॉस है। आधी हाँ बातें हाँ खत्म हो जाएगी, 20 से शुरू करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, है ना? हाँ सर, हाँ तो सॉरी 12:20 नहीं। तक, मैक्सिमम 12:20 तक आ जाया करो, ठीक है? हाँ हाँ सर, सॉरी, वो चलो कुछ ठीक है, कनेक्टिंग का इशू था एक्चुअली। ठीक है बेटा, तो पहले से लग जाओ कनेक्ट करने में, 12:05 से लग जाओ, हाँ 12:07 से ओके लग जाओ, सर। ठीक है? हाँ चलो, हाँ श्योर। हाँ, why is unequal division of cytoplasm seen in meiotic division? Due to the unequal division of cytoplasm, the mature egg or ovum retains most of the cytoplasm. अब देखो ना, खुद से समझो बात। अब हमने प्राइमरी oocyte को ये करवाया था, तो एक लार्ज सेल बना था जाते जो सेकेंडरी oocyte, और एक छोटा बना था जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी बना। हमारा मतलब किससे है बेटा? oocyte से है। मेनली हमारे फायदे के लिए कौन है? oocyte है, वही एक बनाएगा। तो पक्की बात है, खाना हम इसको देना प्रेफर करेंगे कि इसको देना प्रेफर करेंगे? जल्दी बताओ। हमारे मतलब का oocyte है, oocyte, यहीं आगे जाके सेकेंडरी oocyte बनाएगा, यहीं आगे जाके एक बनाएगा, तो खाना इसी को मिलना चाहिए ना। इसीलिए यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो इसको हम क्यों दें साइटोप्लाज्म भाई? तो बोलोगे सर साइटोप्लाज्म दे रहे, खाना कहाँ दे रहे? साइटोप्लाज्म में तो सारा न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है? तो इसीलिए ऐसा होता है बेटा, अनइक्वल डिवीजन इन द प्रोसेस ऑफ किसमें? स्पर्म oogenesis, सॉरी, किसमें बेटा? इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। yes, हाँ, तो यही बातें यहाँ पे लिखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है आपका, कि ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म द मैच्योर एग और ओवम रिटेन्स मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म which provides nutrient for ovum during the early stages of development, है ना? अब सारा साइटोप्लाज्म में अपने अंदर रख लेता है, ताकि जब इसका डेवलपमेंट हो ना ओवम का, तो अर्ली डेवलपमेंट में यही जमा करके रखता है न्यूट्रिएंट, यही यूज आता है बाद में। क्लियर है बेटा सबको? जल्दी बताओ, बोलो। yes, आगे देखो, इन ह्यूमन बींग्स फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछता है नीट में, मैंने इतनी बार क्यों लिखा है, 2-3 बार रिपीट हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बताया था मैंने, पूछ लेगा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने एग बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत बार आया है। और ये भी ऐसे ही आपका, एक प्राइमरी oocyte से कितने। अब बच्चा क्या सोचता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहा है, तो मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है, तो पक्की बात है मियोसिस 1 मियोसिस के बाद तो 4 ही सेल बनने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे तो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसलिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, क्योंकि इसमें पोलर बॉडी सब नहीं बनता है, लेकिन एक प्राइमरी oocyte से सिंगल ओवम का फॉर्मेशन होता है, और 2 पोलर बॉडीज। हमें कोई पूछे क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो क्या आंसर करोगे? जल्दी बताओ। 2, 2, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी डज नॉट अंडरगो एनी टाइप ऑफ मियोसिस, ठीक है? क्लियर है बेटा? yes sir, हाँ, द ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज। ये भी बात मैंने आपको, देखो जब हम ओव्यूलेशन को डिफाइन करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? रिलीज ऑफ ओवम। बट टू बी प्रिसाइज, रिलीज किसका होता है बेटा? कौन बाहर आता secondary है? oocyte, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। और जब वो 10 बार बात बोल चुका, और सेकेंडरी oocyte जब बाहर आता है तो किस फेज में होता है? मेटाफेज 2 में होता है। किस फेज में होता है बेटा? ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड होता है। अब ये सेकेंडरी oocyte के ऊपर मेम्ब्रेन होगा, अभी बताऊंगा, एक का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले अभी इसी लेक्चर में। उसके बाहर में 2-3 लेयर होते हैं मेम्ब्रेन। उस जब तीनों लेयर को जब टच करता है ना स्पर्म, अभी oocyte तक नहीं पहुंचा है, उस लेयर को जैसे ही टच करता है, या सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, और तब इसको हम क्या बोलने लगते हैं बेटा? जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट ovum, कर लिया तो ओवम। क्लियर है बेटा सबको? जल्दी बताओ। yes sir, yes sir। चलो आगे देखो। चलो आगे देखते हैं। आगे, ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, आपको बताया था जो oogenesis हो रहा है, उसमें जो ग्रोथ फेज था, वो ग्रोथ फेज किस कारण से होता था बेटा? yolk,
हाँ, वाइटोलोजेनेसिस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाइटोलोजेनेसिस। यॉर्क फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं वाइटोलोजेनेसिस। ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, ड्यू टू वाइटोलोजेनेसिस, द साइज ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रोज अप टू, देखो कितना बढ़ जाता है। जैसे ही आपका ग्रोथ फेज हो रहा है तो प्राइमरी फॉलिकल का साइज बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है सर? देखो, क्योंकि यॉर्क फॉर्मेशन होने लगता है एग के अंदर। अब उस यॉर्क फॉर्मेशन के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल का साइज कितना बढ़ जाता है, सबका एक डेटा है। ह्यूमन में कितना बढ़ जाता है बेटा? 200 टाइम्स। मतलब सेल का साइज कितना बढ़ जाएगा यॉर्क फॉर्मेशन के कारण? 200 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। हेन्स में कितना होता है? 200 टाइम हेन में, है ना। फ्रॉग में 2000 टाइम। ड्रोसोफिला में यॉर्क फॉर्मेशन के कारण साइज कितना बढ़ जाता है बेटा? 90,000 टाइम्स। ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ, बोलो। सिंपल सी बात है, यॉर्क फॉर्मेशन के कारण सेल का साइज बढ़ गया। कितना टाइम्स बढ़ा वह यहाँ पे डेटा है। अब आगे हम फाइनली हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का हमने पढ़ रखा है कि नहीं? जल्दी बताओ, पढ़ा है ना? Yes, sir. इसी तरह आप देख रहे हैं फीमेल का हार्मोनल कंट्रोल, की पूरे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन सा हार्मोन चलाता है। तो दो हार्मोन आप जानते हो इसमें भी, एफएसएच और एलएच। अब क्या करता है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, एफएसएच आपने अभी पढ़ा, फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा। एफएसएच किसको स्टिमुलेट करता है बेटा? फॉलिकुलर सेल्स को। और फॉलिकुलर सेल्स जैसे ही आपको स्टिमुलेट होते हैं, यह दो काम करेगा, दो काम करेगा। इसलिए मैंने ऐसे करके दिखाया, एक इधर और एक इधर, अगर आपको दिख रहा हो तो। देखो, पहले तो आपको अगर याद हो तो ये मान लो ओवरी बना लिया। ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में आपको क्या दिखाई देता है? प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है? सेकेंडरी, Secondary. सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्या बन जाता है? Graphian ग्राफियन, follicle. ग्राफियन फॉलिकल, है ना। तो मतलब कि ये कैसे बनना शुरू हुआ? जैसे ही एफएसएच आपका सिक्रीट होता है ना बेटा, तभी यह आपका फॉलिकल सेल एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और यह तब अपना डिवीजन शुरू करता है और पहले प्राइमरी फॉलिकल बना लेता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, है ना। तो देखो यह लिखा फॉलिकुलर सेल्स, पहले एफएसएस के इसको स्टिमुलेट किया फॉलिकुलर सेल, और फॉलिकुलर सेल जैसे ही स्टिमुलेट होगा या फाइनली क्या बना रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लेकिन फाइनली क्या बनेगा लास्ट में? कौन सा फॉलिकल? ग्राफियन Graphian फॉलिकल। follicle. तो एक तो हुआ क्या, एफएसएस क्या किया? फॉलिकुलर फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाया, पहला काम। दूसरी बात, जब ये फॉलिकल ग्रो हो रहा है ना बेटा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी, जब ये फॉलिकल्स ग्रो हो रहे होते हैं, उसी समय ये फॉलिकुलर सेल्स एक हार्मोन भी सिक्रीट करना शुरू कर देता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? जल्दी बताओ। एस्ट्रोजन। Estrogen. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूल नहीं सकते अपन। एफएसएच क्या करवाया? फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट कर दिया, तो दो काम हुआ उससे। फॉलिकुलर सेल अब दो काम करेगा। पहला तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, मैच्योर को ग्राफिन बोलते हैं अपन, है ना। और जब ये फॉलिकल्स ग्रो हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन में, तो ये क्या कर रहा है? एक फॉलिकुलर सेल्स एक हार्मोन भी सिक्रेट कर रहा है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रोजन। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए बताओ। Yes, sir. हाँ, तो ये काम हो गया इसका। अब आ गए अपन किस पे? दूसरा हार्मोन इसमें है एलएच, ये भी दो काम करवाएगा। सबसे पहले अभी देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच क्या करवाता है बेटा? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, है ना। एलएच का अमाउंट जैसे ही बढ़ता है ना बॉडी में, आपका क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है। और मान लो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल कौन सा oocyte है? जल्दी बताओ, कौन सा oocyte? ग्राफियन फॉलिकल Secondary oocyte. सेकेंडरी oocyte, एरिस्टेटेड मेटाफेज 2। जैसे ही एलएच बढ़ेगा ना, यह ग्राफियन फॉलिकल टूटा और यह सेकेंडरी oocyte बाहर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूलेशन। Ovulation. तो ओव्यूलेशन कौन करवाता है? एलएच, है ना। एलएच का कॉन्सेंट्रेशन जब हाई होता है, उसको एक कंडीशन बोलते हैं अपन, उसके लिए एक टर्म देते हैं, उसका नाम क्या बेटा? एलएच सर्ज। एलएच सर्ज मतलब एलएच बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो गया, अचानक से, पहले ऐसे था, अचानक से पूरा ऐसे बढ़ गया, है ना। अभी मान लो ऐसे है और बढ़ के ऐसा हो गया, तो इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। अचानक से एलएच के कॉन्सेंट्रेशन में जो बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एलएच सर्ज। और यही एलएच सर्ज के कारण क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है और उससे क्या बाहर निकल जाता है बेटा? सेकेंडरी oocyte। तो एलएच क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन। और दूसरा, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल टूटता है, सबको याद होगा, ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही टूट गया, अब इस टूटे हुए ग्राफियन फॉलिकल को अपन क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। कॉर्पस Corpus ल्यूटियम। hemorrhagica. हाँ, हेमोराजिकम बोलते हैं। हेमोराजिकम इज इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। आपके एनसीईआरटी में जो बोला हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं बोला हुआ, क्या बोला हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम बोला हुआ है, ठीक है बेटा। Yes, sir. क्या बोला हुआ है? Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम बोला हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, आप यहाँ से क्या हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम ये कर रहा है। क्लियर है बेटा? ठीक है। Yes, sir. हाँ,
तो ये क्या किया, जो आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुए ग्राफियन फॉलिकल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी कौन करेगा आपका, कौन मेंटेन करता है इसको, Let's. एलएच करता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा बेटा, एलएच करेगा। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है। अब बोलोगे सर इस कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि यह सिक्रीट करता है एक हार्मोन, उसका नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम क्या है, Progesterone. प्रोजेस्टेरोन, है ना, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखो आपको कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कब करना होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा बेटा, बॉडी से बाहर निकल जाता है डीजेनरेट होके। और जब डीजेनरेट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, तब उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, कॉर्पस एल्बिकेंस, बताया था ना? Yes, sir. बोलो। और देखो बस ऐसे समझो, सब लोग समझो इस बात को, कॉर्पस ल्यूटियम का काम तभी है, सबसे पहले बात कॉर्पस ल्यूटियम क्या है सर, ग्राफियन फॉलिकल जब टूट गया ना, टूटे हुए ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। पहली बात सर, कॉर्पस ल्यूटियम जब टूट के बन जाता है तो क्या बॉडी में रहना जरूरी है, नहीं जरूरी है? जरूरी कब है, मान लो इधर समझो, यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ, एग है, एग रिलीज हुआ बेटा, ठीक है। अब यह एग कहाँ पहुंचेगा बेटा, कहाँ पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, जल्दी बताओ, फैलोपियन ट्यूब में होता है ना, Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज बताओ, इधर से मान लो स्पर्म भी पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में, तो स्पर्म भी पहुंच गया, ओवम भी पहुंच गया, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन मान लो कि एक पहुंच गया लेकिन स्पर्म पहुंचा ही नहीं, तब तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना। चलिए बताओ, बोलो। Yes, sir. है ना? तो देखो बेटा, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, तब हमें कॉर्पस ल्यूटियम को बचा के रखना होगा, मेंटेन करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम तब सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। आपको पहले ही बताया था एंडोमेट्रियम क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही एग आपका फर्टिलाइज हुआ, यह जाइगोट बनाया, जाइगोट से क्या बनेगा बेटा, डेवलपिंग एम्ब्रियो। Embryo. यह एम्ब्रियो जाके कहाँ अटैच होता है, कहाँ पे, एंडोमेट्रियम Endometrium. में। तो इस एंडोमेट्रियम को थिक करके रखना होता है। थिक करके रखना होता है क्यों बेटा, थिक क्यों करके रखना होता है बताओ? इसलिए थिक करके रखते हैं बेटा कि यह क्या करेगा, थिक करके बेटा उसको कुशन देगा। कुशन देगा मतलब कि कोई भी जर्क लगे, कुछ भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, है ना। बच्चे को पूरे 9 मंथ तक अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करेगा। क्लियर है बेटा? चलिए बताओ। Yes, sir. हाँ ठीक है। अब आगे देखो, ये समझ गया आप, तो ये दो काम किया इसमें एलएच, एक तो ओव्यूलेशन करवाएगा, दूसरा क्या करवाएगा बेटा, जल्दी बताओ, बोलो। Maintain of corpus luteum. वेरी गुड, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है बेटा, Progesterone. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो किसको मेंटेन करता है, Endometrium. एंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Pregnancy. क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. अगला टॉपिक हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एन oocyte। oocyte को हम कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले oocyte में स्ट्रक्चर समझो, कभी कभी बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता है। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, एग इक्वल टू क्या है बेटा, ओवम और oocyte प्लस एग मेम्ब्रेन, है ना। कभी कभी हम एग, ओवम, सेकेंडरी oocyte, इन सबको हम क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। क्लियर बात है ना, बोलते हैं अपन कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन कंप्लीट एग अपन किसको बोलेंगे बेटा, जब हम oocyte को पूरी तरह से उसके मेम्ब्रेन से, मान लो ये oocyte है, इसके अराउंड 3 मेम्ब्रेन बनाएंगे हम, है ना। तो तीनों मेम्ब्रेन से जब पूरी तरह से आपका सराउंडेड हो जाता है, तब उसको अपन कंप्लीट एग बोलते हैं। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ चलो देखते हैं अब इसको। तो इसको ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है, कैसे कैसे इसमें सारा डेवलपमेंट होगा, इसको समझना जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ एग मेनली आपका जो है ना, मेनली आपका कहाँ से होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे तब। ये सब बातें बहुत आसान है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एग जो भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एग अपन, ठीक है, ये सब में कोई लॉजिक नहीं है। चलो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एन oocyte, द न्यूक्लियस ऑफ एग इज आल्सो कॉल्ड एज, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, तो आपको याद रखना है। एग के न्यूक्लियस के एक दूसरा टर्म भी यूज करते हैं अपन, क्या नाम है उसका, जर्माइनल वेसिकल। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो न्यूक्लियस क्या, आपको अपन क्या बोल सकते हैं, जर्माइनल वेसिकल बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे देखो, oocyte is surrounded by membranes termed as egg membranes। अभी बताऊंगा, एग के 3 मेम्ब्रेन होंगे। जो सबसे पहला होता है उसको वाइटिलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये मान लो कि oocyte है, इसके पहले मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे बेटा, वाइटिलिन मेम्ब्रेन, है ना। सेकंड को बोलेंगे जोना पेलोसिडा, थर्ड को बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, ठीक है।
तो तीनों पे आते हैं धीरे धीरे, यही तो हमें देखना है अभी। बस अभी जो लाइन लिखा हुआ है उसको आप ध्यान दो, ठीक है। देखो आप, द न्यूक्लियस ऑफ एग इज ऑल्सो कॉल्ड अ जर्माइनल वेसिकल। एग के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बेटा अपन? जर्माइनल वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। oocyte is surrounded by membranes termed as egg membranes. oocyte और ovum along with the egg membrane are termed as egg, ठीक है। जो oocyte है, ovum है, जब वो egg membrane के साथ पूरी तरह से सराउंड हो जाता है तो उसी को हम कंप्लीट egg बोलते हैं। तो egg क्या हो गया? ovum और oocyte completely surrounded by egg membrane। आगे देखो, majority eggs are oval but the eggs of insect are long and cylindrical। जो मेजोरिटी ऑफ एग्स है क्या आपका? ओवल होता है, लेकिन किस इंसेक्ट में जो देखोगे तो एग आपका कैसा होगा? लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. ह्यूमन का कैसा है? ह्यूमन का कैसा है? ओवल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एग्स आर ऑफ 50 मीटर इन पॉलीकैटा एंड द लार्जेस्ट एग आप जानते हो किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। क्लियर है? तो इसमें कुछ बताने लायक है। तो आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन में क्या देखो आप, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एग मेम्ब्रेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना। ओरिजिन के बेसिस पे एग मेम्ब्रेन 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला क्या आपका? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, दूसरा आपका सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। वही बता रहा हूँ देखो कि ओरिजिन के बेसिस पे एग मेम्ब्रेन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय द oocyte itself। यह मेम्ब्रेन कौन सिक्रीट करता है बेटा? oocyte खुद सिक्रीट करता है। मतलब ये मान लो oocyte है, यही सिक्रीट कर देगा इस मेम्ब्रेन को। किसको? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को। दिस मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय द oocyte itself। फॉर एग्जांपल वाइटेलिन मेम्ब्रेन, जोना पेलोसिटा। ये दोनों जो होगा ना, शुरू के जो 2 इसके लेयर होते हैं, oocyte है, oocyte के ऊपर पहला लेयर कौन है बेटा? वाइटेलिन। दूसरा कौन है बेटा? जोना पेलोसिटा, ठीक है। ये दोनों oocyte खुद सिक्रीट करता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब जोना पेलोसिटा में एक बात ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखनी है? जोना पेलोसिटा को अकेले oocyte सिक्रीट नहीं करता है। जोना पेलोसिटा को अकेले oocyte सिक्रीट नहीं करता है, 2 लोग मिलके करता है। एक oocyte, और आपको पहले ही बता दिया है oocyte के आसपास बहुत सारे कौन से सेल है बेटा? फॉलिकुलर सेल्स है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, है sir. कि नहीं? वो फॉलिकुलर सेल्स है ना, दोनों मिलके जोना पेलोसिटा को करता है। मतलब वाइटेलिन मेम्ब्रेन, oocyte, जोना पेलोसिटा oocyte प्लस सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल्स। ये लिखा हुआ है कि दिस मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय द oocyte itself। फॉर एग्जांपल वाइटेलिन मेम्ब्रेन, जोना पेलोसिटा, ठीक है। नोट, जोना पेलोसिटा ऑफ ओवम इज सिक्रेटेड बाय डेवलपिंग oocyte प्लस सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है? हाँ। दूसरा मेम्ब्रेन कौन है आपका? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। तो 2 मेम्ब्रेन तो प्राइमरी बोल दिया हमें, कौन कौन? वाइटेलिन और जोना, ये प्राइमरी में आ गए। उसके अलावा एक और मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। दिस इज फाउंड आउटसाइड द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल सेल्स। इसको कौन सिक्रेट करेगा? इसमें यही याद रखना है, कौन किसको बना रहा है। इसको सिक्रेट करता है उसके आसपास में जो oocyte के आसपास में जो फॉलिकल सेल्स है, वह सिक्रेट करेगा, ठीक है। दिस इज फाउंड आउटसाइड द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन and is secreted by follicle cells adhering to the oocyte called cumulus oophorus। ठीक है, आपको याद है cumulus oophorus किसको बोलते थे? हाँ sir. है ना, वही सेल्स इसको मतलब सिक्रेट करता है। किस लेयर को? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन को, है ना। तो यह आउटसाइड मिलता है किसके? प्राइमरी के बाहर होगा, इसलिए सेकेंडरी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा कौन सा हो गया? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। कहीं कहीं पे आपको, सब में नहीं दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको टर्शियरी एग मेम्ब्रेन भी दिखता है, जो कि एब्सेंट होता है हम लोगों में। मतलब हम लोगों में प्राइमरी एग मेम्ब्रेन मिलता है और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन मिलता है, टर्शियरी नहीं मिलता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? है ना? Yes, sir. प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन है आपका? वाइटेलिन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिरा। सेकेंडरी कौन है? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और टर्शियरी एग मेम्ब्रेन कौन है? एब्सेंट इन एग ऑफ मैमल्स। यह हम लोगों में नहीं होता है। दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। इट इज आइदर सिक्रीटेड बाय द यूट्रस और द ओविडक्ट। इसको कौन सिक्रीट करता है बेटा? यूट्रस सिक्रीट करता है या कौन करता है? ओविडक्ट करता है। क्लियर है? Yes, क्लियर है sir. बेटा? हाँ, तो तीनों को याद रखना। लेकिन ये हम लोगों में नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? मतलब ये कहीं कहीं इंसेक्ट वगैरह में, जैसे जेलीकोट हो गया, शेल, एग के ऊपर जो सेल होता है वो सब सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं टर्शियरी एग मेम्ब्रेन, जो हम लोगों में नहीं होता। तो हम लोग में ये दोनों है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब 3 लेयर हो गए, वाइटेलिन, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। क्लियर है बेटा?
क्लियर है? Yes. हाँ, फंक्शन ऑफ एग मेम्ब्रेन, क्या फंक्शन है भाई? पक्की बात है एग मेम्ब्रेन होगा तो पक्की बात है प्रोटेक्शन देगा। टू चेक पॉलीएस्पर्मी, पॉलीएस्पर्मी क्या होता है आपको बता दूं, एग के मेम्ब्रेन को टच करता है हजारों स्पर्म, याद रखो। ये मान लो एग के मेम्ब्रेन है ना, इसको टच करता है हजारों स्पर्म, लेकिन अंदर कितना एंट्री करेगा बेटा? अंदर कितना एंट्री करेगा? सिंगल स्पर्म। बात समझो क्या बोल रहा हूँ? एग के मेम्ब्रेन को टच करता है बहुत सारा। अब बोलोगे सर तो जब एक ही को अंदर जाना है तो इतना सारा इसको टच क्यों करता है? तो देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान देना। मान लो एक का मेम्ब्रेन है बेटा, ध्यान रखो, ये आपका है सेकेंडरी oocyte, बाहर में आपका ये प्राइमरी मेम्ब्रेन, ये भी प्राइमरी है, सॉरी ये बाहर वाला आपका है सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी, प्राइमरी दो है आपका कौन कौन, एक कौन है आपका ये वाइटिलिन, दूसरा है जोना पेलोसिडा, तीसरा है आपका ये कोरोना रेडिएटा। अब ध्यान दो, बोलोगे सर जब एक ही को एंटर करना है पूरी तरह से अंदर तो इतने सारे स्पर्म इसको टच क्यों करते थे? आपको अगर याद हो तो स्पर्म के हेड में एक आपके कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? Acrosome. एक्रोजोम, या एक्रोजोम के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं बताओ? Sperm lytic enzyme. स्पर्म लाइसेंस है ना। अब देखो अगर एक स्पर्म बस इसके मेम्ब्रेन को टच करेगा ना, केवल एक, तो वह इसके वॉल को तोड़ नहीं पाएगा, मतलब एक मेम्ब्रेन को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एक स्पर्म के एक्रोजोम में जितना एंजाइम होगा ना उतना एनफ नहीं होता है स्पर्म के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में, तोड़ने में। इसीलिए टच तो करता है बहुत सारा, टच तो करता है बहुत सारा आके, है ना, ताकि क्या सबका एक्रोजोम इससे मिलेगा तो इसको मेम्ब्रेन को डिजोल्व कर देगा, तोड़ देगा। इसलिए आता बहुत सारा है, क्यों? ताकि इसके एग मेम्ब्रेन को डिजोल्व कर पाए, है ना। सबका एक्रोजोम मिलेगा तो ज्यादा एंजाइम कंटेंट आएगा तो डिजोल्व कर पाएगा। लेकिन लेकिन अंदर घुसता कितना है बेटा? अंदर जाता कितना है टोटली स्पर्म के oocyte तक कितना पहुंचता है? 1. ओवम के oocyte तक केवल एक ही पहुंचता है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इसी को Yes. बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। टू चेक पॉलीस्पर्मी मींस यह जो एग मेम्ब्रेन है क्या करता है? स्पर्म का पॉलीस्पर्मी रोकता है, मतलब कि बहुत सारा पॉलीस्पर्मी, मतलब एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी से बचाता है इसको, एक ही को अलाउ करेगा अंदर जाने। चलो आगे देखते हैं अगला फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज टू प्रोवाइड बायोवेंसी टू द एम्फीबियन एग्स, है ना। एम्फीबियन एग को क्या देता है? बायोवेंसी, मतलब कि लाइट वेट बना के रखता है सारे मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ? क्या करेगा ये? लाइट वेट बना के रखता है एम्फीबियन एग्स को, मतलब ये किस केस में? लेकिन एम्फीबियन के एग में, जब एक कहाँ हो पानी में जो एग रिलीज करता है उसके बारे में बात हो रही है, हमारे अंदर यह कैरेक्टर नहीं है। दूसरा, टू प्रिवेंट द एग फ्रॉम डेजिकेशन, पक्की बात है मेम्ब्रेन है तो एग को सूखने से बचाएगा, इसके मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। क्वेश्चन, द कवरिंग जोना पेलोसिडा ऑफ ओवम इज सिक्रेटेड बाय, ये पूछा हुआ है, सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल्स, डेवलपिंग oocyte, ज्वाइंटली बाय ए एंड बी, और अगला ऑप्शन है स्पिंडल सेल्स ऑफ ओवारियन कॉर्टेक्स। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी बताओ। Option C. ऑप्शन सी, ज्वाइंटली बाय, अभी तो बताया सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल्स प्लस डेवलपिंग oocyte, दोनों मिलके क्या करता है बेटा? दोनों मिलके क्या करता है? आपके जोना पेलोसिडा लेयर को बनाता है। क्लियर है? Yes, Yes. sir. हाँ, चलो आगे देखते हैं। आते हैं बेसिक बातें तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सा मेम्ब्रेन होता है। अब बस अपने जो ह्यूमन एग है वो तो बेसिक हमने oocyte का देख लिया, अब जो ह्यूमन एग है उसका पूरा हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। मैमलियन एग्स हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ यॉक, जो मैमल्स के एग होते हैं उसमें बहुत कम यॉक होता है, हमारे जो एग होते हैं, जो फीमेल का एग होता है। ऐसा क्यों होता होगा बेटा, कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। ऐसा कोई बता सकता है कि सर मैमल्स के एग में इतना कम क्यों होता है? क्योंकि सर जो साइकोट बनेगा या फिर जो डेवलपिंग oocyte होगा वो फीमेल की बॉडी में रहेगा, जबकि कोई और बर्ड्स हैं वो ले करेंगे एग्स, तो उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए यॉक न्यूट्रिशन देने के लिए। हाँ देखो, बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से आंसर किया इसने। एक मिनट रुक जाओ, कहीं से लिंक मांगा है, एक बार देख लेता हूँ।
चलो देखो, mammalian eggs have very less amount of yolk, so the eggs are oligolacithal. अभी बताएंगे टाइप्स ऑफ एग में, ये बताऊंगा, बस ये टर्म अभी सुन लो, अभी नहीं पूछेगा कि कोई सर इसका मतलब क्या है, बस आपको इसका याद रखना है कि मैमल के कैसे होते हैं, जिसमें यॉक बहुत कम होता है, वैसे एग को क्या बोलते हैं बेटा अपन, ओलिगोलैसिथल। ठीक है, बस इतना अभी अब टर्म याद रखो, अभी आपको बताता हूँ। देखो, mammalian eggs have very less amount of yolk, so the eggs are oligolacithal and isolacithal और microlacithal and homolacithal। ये सब बोलते हैं ह्यूमन के एग को, oligolacithal, isolacithal और microlacithal या homolacithal। तीनों टर्म का मतलब क्या है अभी अगले 15 मिनट में देखेंगे। दूसरी बात, क्यों हम लोगों में कम होता है, देखो एक चीज बताओ, हमारे अंदर जो फीटस का पूरा डेवलपमेंट होता है वह बॉडी के अंदर होता है कि बाहर होता है, जल्दी बताओ। अंदर। अंदर होता है, अंदर होता है तो न्यूट्रिशन देने के लिए मदर तो है ही ना बेटा, है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। है ना, तो हमारे अंदर एग में यॉक क्या है, यॉक न्यूट्रिशियस टिश्यू है या न्यूट्रिशन देता है ना, तो यॉक न्यूट्रिशन देता है, तो होता क्या है आपका, देखो हमारे बॉडी के अंदर ही है बच्चा, मतलब इसको मदर का प्लेसेंटा ऑलरेडी है न्यूट्रिशन देने के लिए, तो हमारे अंदर एग में यॉक की जरूरत नहीं होती है, इसलिए एग का अमाउंट बहुत कम होता है। लेकिन वैसे जो भी एनिमल्स होंगे जो एग को बाहर निकालता है, जो एग को बाहर निकालता है मतलब वो बॉडी से बाहर क्या निकाला है, एग, और उस एग को बाहर में सर्वाइव करना होता है कुछ दिन, तब जाके वो उससे बच्चा निकलता है। तो वैसे एग में न्यूट्रिशन जमा करके रखना होगा कि नहीं, क्योंकि बाहर निकलने के बाद उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वहां क्या होगा, योग का अमाउंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा कि यस नहीं? सर। हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट है बेटा और कुछ नहीं। जिसका बॉडी के अंदर होगा डेवलपमेंट पूरी तरह से, हमारे बॉडी के बाहर एग नहीं निकलता, क्या निकलता है, सीधा सीधा यंग वंस, है ना, तो जिसका डेवलपमेंट पूरी तरह बॉडी के अंदर हो रहा है उसको मदर है न्यूट्रिशन देने के लिए, तो उसमें यॉक का अमाउंट कम होगा। जो एग के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, बाद में बच्चा बन रहा है, तो उसमें यॉक का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात। Mammalian eggs are approx 0.1 mm in size, that is human egg is a small non-motile cell। आप जानते हो एग नॉन मोटाइल होता है, शेप कैसा, ओवल और राउंड। मेम्ब्रेन बता ही दिया, तीन होंगे, वाइटेलिन मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, है ना, इट हैज इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो oocyte का अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना खुद का, ये oocyte है, ये oocyte का इसी वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन बोल देते हैं क्या, वाइटेलिन। इसके बाहर होगा जोना पेलोसिटा, इसके बाहर होगा कौन सा बेटा, कोरोना रेडिएटा। आई बात समझ, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, it has its own membrane, plasma membrane, and this plasma membrane of egg is called vitelline membrane, primary egg membrane इसको बोलते हैं। ठीक है, this membrane is secreted, पहले ही बता दिया, oocyte ही बनाता है इसको। अगला तो सेकंड कौन सा आपका, जोना पेलुसिडा, इसको प्राइमरी मेम्ब्रेन भी है। आउटसाइड द वाइटेलिन मेम्ब्रेन देयर इज अ नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट एंड सिक्रेटरी लेयर नोन एज जोना पेलुसिडा। ये याद रखने का, यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है कि जोना पेलुसिडा सेलुलर लेयर है या नॉन सेलुलर है, सबसे मेन इसमें लाइन यही है, कौन सा लेयर है बेटा, ये कौन सा लेयर है, नॉन नॉन सेल्यूलर। सेलुलर है। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है ना, यस सर। तो पूछेगा कि जो एग मेम्ब्रेन है उसमें से कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है जो नॉन सेलुलर है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो देखो आउटसाइड द वाइटेलिन मेम्ब्रेन देयर इज अ नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट एंड सिक्रेटरी लेयर नोन एज जोना पेलुसिडा। तो इसमें नॉन सेलुलर को सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक कवरिंग इज अ एंड इज अ प्राइमरी मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय ओवम और oocyte प्लस सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल्स। क्लियर है बेटा सबको, अभी बताया था मैंने। ठीक है, आगे ध्यान दो, देयर इज अ नैरो स्पेस बिटवीन वाइटेलिन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा नोन एज पेरीवाइटेलिन स्पेस। अभी देखो ये oocyte का मेम्ब्रेन जो है, यही वाला मेम्ब्रेन को बोल देते हैं वाइटेलिन, उसके बाद जोना पेलुसिडा, इन दोनों के बीच में स्पेस आपको दिख रहा है कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ, दिख रहा है, यस सर। तो नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए, यह आपका वाइटेलिन मेम्ब्रेन, सेकेंडरी oocyte का जो खुद का मेम्ब्रेन होता है उसी को बोलते हैं वाइटेलिन, है ना, ये सेकेंडरी oocyte है, इसका मेम्ब्रेन है वाइटेलिन, इसके बाहर है जोना पेलुसिडा, और दोनों के बीच में जो नैरो स्पेस, छोटा सा पतला सा स्पेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा स्पेस बोलते हैं, पेरी वाइटेलिन स्पेस। वाइटेलिन के बाहर में, मतलब पेरी मींस सराउंडिंग, तो वाइटेलिन के बाहर जो स्पेस है उसी स्पेस को अपन बोलते हैं पेरी वाइटेलिन स्पेस। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। यस। हाँ, चलो आगे देखते हैं। तीसरा है आपका कोरोना रेडिएटा, प्रेजेंट आउटसाइड जोना पेलुसिडा लेयर, ये सबसे लास्ट वाला है। कोरोना रेडिएटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सेल्स ऐसे सन लाइट की तरह ऐसे बाहर की तरफ रेडिएट होते रहता है ऐसे,
रेडिएट मतलब बाहर की तरफ ऐसे से निकला होता है ना, रेडिएशन के, तो इसलिए बोलते हैं इसको कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो देखो आपका क्या नाम है, कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट आउटसाइड द, किसके बाहर है, जोना पेलोसिडा लेयर। दिस इज अ लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। अब ध्यान दो कौन इसको सिक्रीट किया, तीनों का यह बहुत ध्यान देना जरूरी है। पहला सर खुद oocyte सिक्रीट करता है सर, दूसरा सर जो oocyte है प्लस आसपास में जो सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल्स है वह सिक्रीट करता है। ध्यान दें क्या बोल रहा हूं मैं, सराउंडिंग फॉलिकुलर मतलब फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करता है इसको, है ना, बनाता है। कोरोना रेडिएटर खुद बना ही होता है किससे बेटा, किससे बना हुआ है जल्दी बताओ, फॉलिकुलर सेल से। अंतर है इसमें है सिक्रीटेड बाय, मतलब इसको एक लेयर को देखो, ओवम है ये, एक लेयर सिक्रीट किया, फॉलिकुलर सेल से एक लेयर सिक्रीट किया, जो सिक्रीट किया उसको बोलते हैं जोना पेलोसिडा। लेकिन कोरोना रेडिएटर खुद किससे बना होता है बेटा, खुद किससे बना होता है, फॉलिकुलर सेल से ही बना Follicular. होता है। ये डिफरेंस समझ में आई सबको, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. देखो ऐसे समझो, यह है फॉलिकुलर सेल्स, यह कुछ बाहर सिक्रीट किया, एक लेयर बनाया, तो उसको बोलते हैं जोना पेलोसिडा। खुद इसी का एक लेयर बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। आज बात समझ, जल्दी बोलो, बोलो। Yes. दिस देखो, एक मिनट, हाँ, तो देखो आप, this is a layer of follicular cells, that is it is made up of follicular cells and these cells are attached to the surface of egg through hyaluronic acid। यह लाइन याद रखना क्योंकि हम देखेंगे इसको डिसॉल्व करना होगा। और यह लेयर क्या है, सरफेस, और मान लो कि एग का सरफेस है, वो साइड का सरफेस है, उससे अटैच होता है एक एसिड के थ्रू। इस एसिड का नाम क्या बेटा, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा कैसे चिपका होता है एग के सरफेस से, विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। The follicular cells are arranged in such a manner that they appear radiating from outer side। बताया ना कि आउटर साइड से देखो तो ऐसा ऐसा नजर आएगा, रेडिएटिंग ऐसे ऐसे, मतलब कहीं ऐसे निकल रहा सन रेज की तरह, इसलिए इसका नाम मिल गया रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है बेटा, the follicular cells are arranged in such a manner that they appear radiating from the outer side and that's why this membrane known as corona radiata or cellular layer। This is a secondary membrane which is secreted by the ovary। ovary क्योंकि follicular cells किसमें मिलते हैं, ओवरी में मिलते हैं, जल्दी बताओ, है ना। ठीक है, तो इसको ओवरी सिक्रेट कर रहा है या फॉलिकुलर से। चलो आगे देखो, एग ऑफ मैमल्स डोंट हैव टर्शियरी मेम्ब्रेन, बता दिया ना, ये टर्शियरी मेम्ब्रेन आपके एग ऑफ, जो हमने पढ़ा था ना कि कहीं कहीं पे टर्शियरी एग मेम्ब्रेन मिलेगा, वो टर्शियरी एग मेम्ब्रेन ह्यूमन में नहीं होता। तो ह्यूमन में 3 एग मेम्ब्रेन हो गए, पहला वाइटिलिन, दूसरा जोना पेलोसिडा, दोनों प्राइमरी है, और एक सेकेंडरी होता है दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। क्लियर है बेटा, ये Yes, बताओ। sir. अब आगे देखो, मेम्ब्रेन तो कहा, मेम्ब्रेन की कहानी खत्म हो गई। नहीं बताया था आपको कि द न्यूक्लियस ऑफ एग इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ एग को, जर्माइनल वेसिकल बोलते हैं ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. आगे देखो, द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज असेंट्रिक, मतलब पूरा बीच में नहीं होता, सेंटर में नहीं होता न्यूक्लियस एग में, अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको। द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज असेंट्रिक, दैट इज इट इज नॉट इन द सेंटर एंड प्लेस्ड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एग। मान लो ये पूरा एग का स्ट्रक्चर, मान लो इसके सारे मेम्ब्रेन भी बना लेते हैं, है ना, मान लो मेम्ब्रेन है इसका, एग जो होगा ना किसी एक साइड में होगा, इधर कहीं पे, पूरा बीच में नहीं होता है ना। अब एक साइड में होने के कारण ना इस पूरे एग में पोलैरिटी डेवलप हो जाता है, मतलब हम एग को 2 पोल में बांट सकते हैं। जिधर एग प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एनिमल पोल। इस पोल को क्या बोलेंगे बेटा, जिधर एग प्रेजेंट है, जल्दी बताओ कौन सा पोल, एनिमल पोल। और जिधर एग प्रेजेंट नहीं है उस पोल को क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल। आई बात समझ, क्या बात हो गई सर, एग में जो न्यूक्लियस होता है उसको जर्माइनल वेसिकल बोलते हैं, उसका पोजीशन से सेंटर में नहीं होता, वो किसी एक साइड टिल्टेड होता है। जिस साइड वो प्रेजेंट होगा एग के उस पोल को बोल देते हैं सर क्या, एनिमल पोल, और उसके अपोजिट वाले पोल को क्या बोल देते हैं बेटा, जल्दी बताओ, वेजिटल पोल। क्लियर है, जल्दी बोलो। Yes. हाँ, सिंपल सा बात है, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो देखो वही लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज असेंट्रिक, दैट इज इट इज नॉट इन द सेंटर एंड प्लेस्ड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एग। नाउ बिकॉज ऑफ दिस eccentric position of nucleus the egg has polarity। इसी के कारण एग में क्या है बेटा, पोलैरिटी डेवलप हो जाता है, किसके कारण, एग के न्यूक्लियस के eccentric पोजीशन के कारण। the side where the nucleus is present is known as animal pole, the opposite pole is termed as vegetal pole। अब यहाँ पे याद क्या रखने लायक बात है, यह लाइन, the entry of sperm into egg takes place through the animal pole। जो एग में स्पर्म का एंट्री होगा हमेशा किस एंड से होगा बेटा, किस पोल से होगा, जल्दी बताओ किस पोल से होगा, एनिमल पोल से होगा। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir.
हाँ, द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, आप जानते हो एग है, एग में साइटोप्लाज्म भी है, इसका पूरा साइटोप्लाज्म को भी दो पार्ट में अपन बांट देते हैं, ठीक है। आउटर जो बाउंड्री के साइड में होगा उसको कॉर्टेक्स बोल देते हैं, और जो बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, बताओ, ऊप्लाज्म, है ना। द आउटर इज नोन एज एक कॉर्टेक्स, बाहर वालों को एक कॉर्टेक्स बोलते हैं, या तो इसको एक्जोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो अंदर वाला है लेस डेंस होता है, क्यों, यहाँ पे कम चीजें प्रेजेंट होती है बाहर में। द इनर पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, है ना। इनर पार्ट में ही आपको दिखाई देता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल, न्यूक्लियस भी इसी में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ऊप्लाज्म। सिंपल सी बात सर, एग में जो साइटोप्लाज्म है दो पार्ट में बट गया, जो बाउंड्री पे है इसको बोल दिया हमने क्या, एक कॉर्टेक्स या क्या, एक्जोप्लाज्म। और जो सेंटर वाला में होता है सर उसको बोलते हैं अपन ऊप्लाज्म, और ऊप्लाज्म में ही सर न्यूक्लियस और बाकी भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ज्यादा, इसीलिए ज्यादा डेंस होता है ऊप्लाज्म, और ऊपर वाला कम डेंस होता है क्योंकि इसमें क्या, कम सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ऊप्लाज्म, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऊप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा। ऊप्लाज्म हैव न्यूक्लियस, ऑल सेल ऑर्गेनल्स, वेरी वेरी लेस न्यूट्रिटिव कंटेंट कॉल्ड यॉक, क्योंकि ह्यूमन एग की बात कर रहे हैं तो यॉक भी होता है इसमें लेकिन बहुत कम होता है। तो न्यूक्लियस, सारे ऑर्गेनल्स प्लस, सारे मतलब आप जानते हो ना सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया सब होगा, तो सारे ऑर्गेनल्स, और बहुत कम एक कंटेंट होता है जो यॉक कंटेंट होता है किसमें, ह्यूमन सेल में। क्लियर है बेटा सबको, जल्दी बताओ। यस सर। तो कहाँ कुछ पढ़ा हमने पढ़ा कि सर दो ही तीन बात तो पढ़ा, पहले पढ़ा मेम्ब्रेन एक का, एक के मेम्ब्रेन के पढ़ने के बाद हमने बोला न्यूक्लियस के बारे में बातें करी कि न्यूक्लियस एसेंट्रिक होता है, उसके कारण दो पोल बन जाता है, एक एनिमल पोल एक वेजिटल पोल। स्पर्म का एंट्री हमेशा कहाँ से होगा बेटा, किस एंड से होगा, एनिमल एनिमल पोल पोल। से होगा। उसके बाद हमने पढ़ा सर इसका साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में, तीन ही बात फोकस करना है, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सर इसका साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में बटा हुआ है, जो बाउंड्री पे होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, है ना, और जो सेंटर में होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, ऊप्लाज्म। सर ऊप्लाज्म में ही सारा सेल ऑर्गेनल्स जो सेल का होता है, एक सेल का होता है, न्यूक्लियस, और जो थोड़ा बहुत यॉक कंटेंट होता है वो भी वहीं पे मिलता है। हो गया, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ साइज इतना है, ये देखो इधर आपका एक प्रेजेंट है इसलिए एनिमल पोल हो गया, और जिधर नहीं प्रेजेंट है वो कौन सा पोल हो गया बेटा, वेजिटल पोल हो गया, ठीक है। अब देखो मेम्ब्रेन देखो आप, यह आपका क्या है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं इसमें, जल्दी बताओ, जर्माइनल वेसिकल भी बोलते हैं ना, जल्दी बोलो। हाँ, और ये देखो ये न्यूक्लियस आपका, इसको जर्माइनल वेसिकल भी बोलते हैं, एग का देख रहे। अब देखो जो पहला मेम्ब्रेन है इसका, इस मेम्ब्रेन को क्या बोला हमने बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, वाइटेलिन मेम्ब्रेन, जो कौन सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय सेल इटसेल्फ, मतलब oocyte। सेकंड मेम्ब्रेन जो है बेटा ये वाला, ये देखो दिस वन, है ना, इसको क्या बोला बेटा हमने, जोना पैलोसिडा, सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स प्लस oocyte, ठीक है। और तीसरा जो ये देखो ये रेडिएट कर रहा है बाहर की तरफ, आपको दिखाई दे रहा होगा सबको ऐसे ऐसे करके, ये जो बाहर की तरफ रेडिएट कर रहा है वह कौन सा है आपका बेटा, जल्दी बताओ, कोरोना रेडिएटा, जो किससे बना हुआ, मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो साइटोप्लाज्म में देखो, बाहर वाला को देखोगे तो एक कॉर्टेक्स बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, और जो सेंटर में है उसको ऊप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस, ऑल ऑर्गेनल प्लस वेरी वेरी लेस यॉक कंटेंट इज प्रेजेंट। क्लियर है बेटा, ये डायग्राम से सब बता सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग, आपको तीन चीज पे फोकस करना है, मेम्ब्रेन पे, बाहर वाला वाइटिलिन, अंदर वाला, उसके अंदर मतलब सबसे अंदर वाला वाइटिलिन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, सिक्रेटेड बाय oocyte itself। उसके बाहर में जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल प्लस oocyte। उसके बाहर में कोरोना रेडिएटा, सिक्रेटेड मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स ओनली। तो मेम्ब्रेन की कहानी। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस इज एसेंट्रिक, मतलब किसी एक साइड में होगा, जिस साइड में प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं एनिमल पोल, जिसके अपोजिट वाले पोल को बोलेंगे वेजिटल पोल। उसके बाद आगे साइटोप्लाज्म, सर साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में बटा हुआ है, बाहर वाले को बोल देंगे कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को बोल देंगे क्या बेटा, क्या बोल देंगे, ऊप्लाज्म। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, याद हो जाना चाहिए। देखो एक और डायग्राम आप देखोगे, यहाँ देखो आप, यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही जाते हैं आप, न्यूक्लियोलस होता है। तो देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियस एक साइड में, ठीक है, सबसे एक जो लेयर आपका देखो यहाँ पे, दिस वन, यहाँ पे साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है। ये देखो पहला लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा के बाहर जो यह वाला है दिस इज जोना पेलोसिडा, दिख रहा है सबको, जल्दी बताओ, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर जोना पेलोसिडा, उसके बाहर है रेडिएटिंग सेल दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। क्लियर है बेटा, ये इसका साइटोप्लाज्म है ना, और यह इसका क्या है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में एक साइड में क्या है आपका न्यूक्लियोलस। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस बोलो, सेम डायग्राम इधर भी है, तो याद हो गया, इसको तो देखना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा है टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एग, है ना, कितने टाइप के एग होते हैं। तो पहला देखते हैं किस बेसिस पे बेटा,
ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, यॉक के बेसिस पे कि कितना यॉक प्रेजेंट है उसके अंदर। एक को बोलते हैं अलेसिथल। अ मींस क्या होता है बेटा, जल्दी बता दो। अ मींस Without. विदाउट, अ मींस विदाउट, है ना। तो पहला क्या है, अलेसिथल, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉक, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म बहुत बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू यॉक, है ना। देखो ना, साइटोप्लाज्म वेरी 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 लार्ज, मतलब लार्ज इन अमाउंट देन यॉक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन में अलेसिथल भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत कम होता है, माइक्रोलेसिथल बोल लो, ठीक है। तो हम माइक्रोलेसिथल बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, माइक्रोलेसिथल और ओलिगो, वेरी लेस अमाउंट ऑफ। ह्यूमन का इसी में रखोगे आप, इस एग्जांपल को यहाँ से हटाओगे, ह्यूमन का इसी में रखोगे, किस में रखोगे बेटा, ह्यूमन को, जल्दी बताओ, माइक्रोलेसिथल में, ठीक है। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। यस Yes. सर। हाँ, ह्यूमन को अपन रखेंगे माइक्रोलेसिथल में। चलो आगे देखते हैं, माइक्रोलेसिथल या ओलिगो, जहां पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ यॉक, बहुत कम हो, मतलब इसमें भी साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, यॉक कम होता है। लेकिन यहाँ देखो, अलेसिथल में वह साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा था, इसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, यॉक थोड़ा ज्यादा होगा। यूथेरियन, मेटाथेरियन, ये सब इसके एग्जांपल है। एम्फिऑक्सिस, सी अर्चिन, प्रोटोकॉर्डेटा, इन सब में मिलता है माइक्रोलेसिथल एक हम लोगों में। आगे मीजोलेसिथल, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ, मीजो मतलब क्या होता है, मीडियम, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ यॉक, मतलब साइटोप्लाज्म और यॉक का कंटेंट दोनों में बराबर होगा लगभग, है ना। एम्फीबियन में हो गया, है ना, पेट्रोमाइजोन, लंग फिशेस, इन सब में मीजोलेसिथल एक बोलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म यॉक का अमाउंट इक्वल होता है। तो जब एकदम एब्सेंट हो यॉक, अलेसिथल, जब थोड़ा बहुत हो, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा लेकिन यॉक बहुत थोड़ा बहुत हो, तो माइक्रोलेसिथल है, ओलिगो। जब दोनों बराबर अमाउंट में हो, साइटोप्लाज्म और यॉक, तो मीजो। पॉली और लेसिथल और मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल, लार्ज अमाउंट ऑफ, इसमें साइटोप्लाज्म ही कम हो जाएगा, यॉक बहुत ज्यादा होगा। ये जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, क्योंकि आपको भी बताया बर्ड्स रेप्टाइल्स से सब क्या करता है, अपने एग को बॉडी से बाहर निकालता है कि नहीं, जल्दी बताओ, निकालता है Yes. ना। तो एग को बाहर निकाला तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, उस बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन जाने के लिए इसमें यॉक का अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तो सरवाइव करेगा। एग बाहर निकलने के बाद भी 1-2 महीना में इसे बच्चा बाहर आता है, तो वहां से न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा 1 महीने में भाई, यही यॉक जमा कर करके रखता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। ऐसे को बोलेंगे पॉलीलेसिथल या मैक्रो मींस बहुत ज्यादा, या मेगा मतलब बहुत ज्यादा, नाम नहीं बता रहा है। मीजो मतलब बराबर, पॉली मतलब या मैक्रो मतलब बहुत ज्यादा, माइक्रो मतलब कम, और मतलब एब्सेंट। क्लियर है बेटा, बोलो। यस Yes. सर। चलो आगे देखते हैं। तो पहला बेसिस तो देख लिया हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। सेकंड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यॉक, है ना, यॉक के बेसिस पे, आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल। यॉक इज होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग, मतलब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे मान लो एग है, इस पूरे एग में पूरे जगह पे अगर यॉक फैला हुआ है, होमो मतलब होमोजेनियस समझते हो ना, मतलब ये ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह ज्यादा है एक जगह कम, जब पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे एग में यॉक, तो वैसे को बोलते हैं आइसो। आइसो मींस सेम, होमो मींस सेम, होमोलेसिथल मतलब जब यॉक इज होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरे एग में वो बराबर अमाउंट में बटा हुआ है सब जगह पूरे एग में, वैसे को बोलते हैं आइसोलेसिथल। दूसरा है मॉडरेट, ध्यान दो सब पे, नाम ही सब बता देगा, इसमें तो कुछ याद करने लायक है ही नहीं। मॉडरेट टीलोलासिथल, है ना। ये टीलोलासिथल क्या हुआ भाई, ये देखो, यॉक इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन पार्ट ऑफ द एग, इधर साइटोप्लाज्म है इधर यॉक है, देखो आप, मतलब यॉक एग के किसी एक साइड में जब हो, ये देखो, ये मान लो एग है, किसी एक साइड में ही यॉक जब प्रेजेंट हो, इधर साइटोप्लाज्म है और इधर एक साइड में यॉक है, तो किसी एक साइड में जाकर, टीलो मतलब क्या होता है, एंड, मतलब किसी एक एंड में एग अगर यॉक आपका प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं टीलोलासिथल या मॉडरेट टीलोलासिथल। हाईली टीलोलासिथल या इसको डिस्क्वाइडल एग बोलते हैं। यॉक इज इन इनॉर्मस क्वांटिटी एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन वन पार्ट ऑफ द एग, साइटोप्लाज्म इज a small quantity and present in the form of germinal disc। आप याद रखो इसमें क्या था, इसमें आप देख रहे थे मॉडरेट टीलोलासिथल में साइटोप्लाज्म भी ठीक ठाक अमाउंट में था, यॉक भी ठीक ठाक अमाउंट में था, दिख रहा है आपको, यह जो डॉट डॉट दिख रहा है साइटोप्लाज्म, देखो इससे ऊपर आपका साइटोप्लाज्म है, इसके नीचे यॉक है, मतलब यॉक एक साइड में, साइटोप्लाज्म एक साइड में। तो इसको मॉडरेट क्यों बोला, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म भी कम नहीं है, मतलब इसके लगभग थोड़ा सा कम है यॉक से, लेकिन लगभग बराबर है। हाईली टेलोलासिथल किसको बोलेंगे, इसमें साइटोप्लाज्म एकदम कम हो गया और बहुत ज्यादा क्या हो गया इसमें, जल्दी बताओ तो क्या है बहुत ज्यादा, यॉक। आ रही बात समझ के नहीं आ रही, जल्दी बताओ बेटा।
Yes. होमो मतलब जहां पे आपका यॉर्क पूरे साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टीलोलेसिथल सीधे समझो, ये बात भी नहीं समझो, ये मॉडरेट और हाईली पूछेगा भी नहीं, सीधा समझो टीलोलेसिथल मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म एक एंड पे और एक एंड पे क्या होगा, यॉर्क होगा। जब दोनों का अमाउंट लगभग बराबर होगा तो बोल देंगे मॉडरेट टीलोलेसिथल, और जब हाईली होगा तो साइटोप्लाज्म बहुत कम हो गया, पूरे एक एंड पे क्या होगा आपका, यॉर्क होगा। सेंट्रोलेसिथल, अब इसमें सिंपल सी बात है, यॉर्क कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर में, और चारों तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्म। आई बात समझ, जल्दी बोलो। Yes, sir. अभी बता रहा, आइसो मतलब सर पूरे साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, टेलो मतलब सर एक एंड पे होगा, सेंट्रो मतलब सर यॉर्क जो होगा सर सेंटर में होगा और उसके आसपास में पूरा साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ चलो आगे देखते हैं, किसके बेसिस पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेल। शेल जानते हो ना, जो एग आप देखते होंगे घर में, उसके बाहर जो हार्ड कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, पता है ना। ये दो टाइप के इसके बेसिस पे होता है, एक को बोलते हैं क्लिडोइक, एक को बोलते हैं नॉन क्लिडोइक एग्स। एग सराउंडेड बाय क्लिडोइक एग मतलब जिसके अराउंड हार्ड सेल प्रेजेंट होगा उस एग को बोलते हैं क्लिडोइक, और जिसके अराउंड हार्ड सेल नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन क्लिडोइक। जैसे ऑल विविपेरस एनिमल, हम लोग का ये कैसा होगा, नॉन क्लिडोइक। ओविपेरस एनिमल व्हिच लेग इनटू वाटर, ओविपेरस में भी उनमें होगा, हार्ड सेल नहीं होगा। हम लोग के ह्यूमन के एग में हार्ड सेल नहीं होता है, जबकि आप देखोगे बर्ड्स का एग, जैसे ही आपका जो हम लोग खाते हैं अंडा, उसमें होता है कि नहीं हार्ड सेल, जल्दी बताओ, होता है कि नहीं, Yes, sir. बर्ड्स का इसलिए है ना। तो क्लिडोइक जिसके अराउंड हार्ड सेल प्रेजेंट हो उसको क्लिडोइक बोलते हैं, जिसके अराउंड हार्ड सेल प्रेजेंट नहीं हो उसको नॉन क्लिडोइक बोलते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल आप याद कर लोगे, प्रोटोथेरियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और टेरेस्ट्रियल। क्या लिखा हुआ है, दीज एक्ट्स आर एडेप्टेशन टू द टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, है ना। टेरेस्ट्रियल मोड मतलब क्योंकि ये बाहर में एक को किसी सरफेस पे डालना है, वहां पे इसको ग्रोथ होना है, तो हार्ड सेल रहता है तो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, ताकि वो कोई इसको आके खत्म ना कर जाए। जबकि हम लोग का एक ऐसा नॉन क्लिडोइक। यहाँ पे देखो, क्लिडोइक का एक और डेफिनेशन है, सेल्फ सफिशिएंट एग्स, मतलब इसमें बहुत ज्यादा भरा होता है। आप देखो ना, एग्जांपल क्या था, बर्ड्स, रेप्टाइल, तो अभी आपको बताया ना कि बर्ड्स, रेप्टाइल की एक को हम क्लिडोइक एग्स बोल सकते हैं। तो आपको पता है बर्ड, रेप्टाइल के एग में यॉर्क बहुत ज्यादा होता है कि कम होता है, जल्दी बताओ। ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है, तो वही लिखा हुआ है, these are also called as self sufficient eggs, that is sufficient yolk to supply nourishment for complete embryonic development। क्योंकि इन लोग का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, एक बाहर निकाल दिया और बाहर में उसका अंदर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, जब पूरी तरह से हो जाता है तो एक फटता है और बच्चा बाहर निकलता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यॉक होता है कि आराम से अंडा में पूरा उसका डेवलपमेंट कराता है बॉडी के बाहर। डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म, आपको पता ही है सबको, रिवीजन कर लो। ओवम सर्कुलर होता है, स्पर्म कैसा होता है, फ्लैजिलेट होता है ना। और इसके पार्ट कौन कौन होते हैं, हेड, नेक, मिडल, पेसेंटेल। आप जानते हो फ्लैजिलेटेड होता है और सिलेंड्रिकल होता है, ये सर्कुलर होता है। न्यूक्लियस ब्लोटेड विथ न्यूक्लियोप्लाज्म, आपको पता है इसके न्यूक्लियस में भरा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, जबकि आपको पता है इसका क्या आता है, न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म सब क्या हो जाता है, लॉस्ट हो गया होता है। तो क्या लिखा हुआ है, कंडेंस विथ नो न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पूरे उपप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसमें किस फॉर्म में होता है, स्पर्म में स्पाइरल फॉर्म में, और मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, किस रीजन में, जल्दी बताओ, Middle piece. मिडल पीस में, जिसको क्या बोलते हैं अपन, नेबर Aberrant con. सेंट्रियोल। आपको पहले ही बता दिया था कि ओवम में सेंट्रियोल नहीं नहीं होता है होता। बेटा, तभी तो कौन सा सेंट्रियोल हेल्प करता है जाइगोट के क्लीवेज में, Proximal centriole of प्रॉक्सिमल sperm. सेंट्रियोल, है ना। तो ये लिखा हुआ है इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है ओवम में, जबकि इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के रिंग सेंट्रियोल भी। आगे देखो, मोटिलिटी, आप जानते हो ओवम नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म क्या होता है आपका, मोटाइल, है ना। साइटोप्लाज्म इसमें सफिशिएंट अमाउंट में होता है, इसमें वेरी वेरी लेस, ये नहीं बोलेंगे कि ओनली इन टेल, ठीक है, टेल में देखने को ज्यादा मिलता है लेकिन हेड रीजन में भी होता है, मिडिल पीस में भी थोड़ा बहुत होता है, टेल में थोड़ा ज्यादा होता है। मेम्ब्रेन्स अभी आपने पढ़ा, तीन होते हैं, वाइटिलिन मेम्ब्रेन, जोना पेलोसिडा, कोरोना रेडिएटा। इसमें एक ही मेम्ब्रेन होता है, कौन आपका, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पूरे स्पर्म को इन्वेलप करके रखता है। क्लियर है बेटा, क्लियर Yes, है, sir. जल्दी बताओ। ये सब बातें कुछ लॉजिक नहीं है। अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया, क्या आपका एक मेन टॉपिक, इसको अपन बोलते हैं क्या बेटा, जल्दी बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या क्या बोलते हैं इसको, ओवेरियन साइकिल। क्लियर है, जल्दी बताओ। अब देखो यह साइकिल का बेसिस पहले समझो बेटा, ये साइकिल होता क्यों है। आज इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि 8-9 मिनट टाइम है, उसके बाद अपन शुरू करेंगे, कल इसको हम देखेंगे पूरे उस बोर्ड पे
डिजिटल बोर्ड पे इसको पूरे अच्छे से समझाऊंगा मैं, कल क्लास में उधर से लेने वाला हूँ। तो देखो बहुत आसान है। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है, ये सब बातें छोड़ देते हैं, पहले बात को समझते हैं, बेसिस इसका होने का कि क्या बेसिस है। मैं जरूरी है, बेसिस समझोगे तो ही आगे समझ में आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का बेसिस क्या है। तो देखो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो आप सबको पता है बेटा, क्या पता है जल्दी बताओ, कि दो कंडीशन हो सकता है। मान लो एग रिलीज हुआ मेल का, आपका स्पर्म, और फीमेल का एग। ध्यान से सुनते जाना, जब बेसिस समझोगे ना तो आपको यह समझना बहुत आसानी हो जाएगी। आप यह बात समझो, मैंने यह बोला बेटा कि दो कंडीशन होता है, इधर से ओवम से क्या निकला बेटा, एग, उधर से स्पर्म निकला, ठीक है। दोनों कहां पहुंचा, किस रीजन में पहुंचता है दोनों, जल्दी बताओ। दोनों किस फैलोपियन रीजन, ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है दोनों, वेरी गुड। दोनों कहां पहुंचता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा और वहां जाके क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर वहां पे जाके जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, बात समझो, तब क्या होगा, ये ध्यान से सुनना सब लोग जो बातें बता रहा हूं, ठीक है। इस पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बेस बनाएगा, कल का लेक्चर समझने में आसानी होगी। मैं बोल रहा हूँ कि दो कंडीशन है हमारे पास, ये दो कंडीशन ही समझना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है। पहला कंडीशन ये है कि फर्टिलाइजेशन हुआ। पहला कंडीशन क्या है बेटा, जल्दी बताओ, कि फर्टिलाइजेशन हुआ। और सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नहीं हुआ। है ना। कब नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारा कारण है, मेल इनफर्टाइल है। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि ओवम आज रिलीज हो गया और स्पर्म आपका 4 दिन बाद वहां पहुंच रहा है। तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं ना बेटा, जल्दी बताओ, है ना। किसी भी कंडीशन के पास हम ये मानते हैं कि ओवम फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा और वहां पे स्पर्म नहीं पहुंच पाया, या स्पर्म पहुंचा ओवम नहीं पहुंच पाया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मान लेते हैं। अब एक चीज बताओ, एंडोमेट्रियम क्या करता है, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, जैसे ही प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है ना गर्ल्स, प्यूबर्टी जैसे ही आता है, एंडोमेट्रियम हर मंथ क्या करेगा, बहुत ध्यान से सुनना, एंडोमेट्रियम हर मंथ अपने आप को तैयार कर लेगा। तैयार कर लेगा मतलब क्या तैयार कर लेगा, मतलब सर, मतलब वो अपने जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग उसको थिक कर लेता है, उसमें हाईली वैस्कुलर हो जाता है ना, ताकि न्यूट्रिशन ऐसे देने के लिए हर मंथ में एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार कर लेगा, ठीक है, सब कर लेगा हर मंथ में। उसको ये थोड़ी पता है कि एक फर्टिलाइज होके आएगा कि नहीं आएगा, या अपने आप को रेडी रखता है, किस चीज के लिए रेडी रखता है, किस एग को लेने के लिए, फर्टिलाइज की अनफर्टिलाइज, फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज। है ना। ये हमेशा रेडी रहता है कि मेरे अंदर फर्टिलाइज एग आएगा, इसलिए तैयार रखता है हर मंथ। अब देखो फर्टिलाइज्ड एग अगर आ गया, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है बाहर में एम्पुला में और फर्टिलाइज्ड एग इसके अंदर आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको हमें इसी तरह मेंटेन ही रखना होगा, किसको, एंडोमेट्रियम को इसी तरह मोटा मेंटेन रखना होगा। तभी आपको कौन काम आता है, जल्दी बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम। आई बात समझ, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो हमें इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है लंबे टाइम तक, क्योंकि अब 9 महीने तक बच्चे का डेवलपमेंट यहीं पे होने वाला है। आ रही बात समझ बेटा, जल्दी बताओ, है ना। तो आपको पहले बता दिया था कि एंडोमेट्रियम को जो हार्मोन क्या करता है, थिक करवाता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन, जो थिक करवाता है, इसको थिक कर दिया एस्ट्रोजन। और इस थिकनेस को हम मेंटेन कौन रखता है बेटा, कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। आई बात समझ, इसको थिक कौन बनाया, मतलब पहले पतला था मान लो, है ना, अब जब उसको लगा कि अब ओव्यूलेशन का टाइम हो रहा है, तो इसको थिक कौन करेगा बेटा, थिक कौन करेगा, एस्ट्रोजन। और जब थिक हो गया, तब उस थिकनेस से वो मेंटेन कौन करेगा उसको, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा एंडोमेट्रियम को क्या करता है बेटा, थिक मेंटेन करके रखता है, जो एस्ट्रोजन बना दिया था थिक, उसको मेंटेन करके रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम इन दोनों हार्मोन को सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन को भी और प्रोजेस्टेरॉन को भी। इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम को बचा के रखना जरूरी है कि नहीं है, बताओ, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद, बोलो। यस सर। हाँ, तो इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम को बचा के रखते हैं। तो मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, तब तो यहाँ पे क्या होगा, यह एंडोमेट्रियम 9 महीने तक इसी तरह मेंटेन रहेगा, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आके एग इसके साथ अटैच हो चुका है, किसके साथ, किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, मतलब फीटस। अब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है 9 मंथ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2 में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ, हो चाहे नहीं हो, आप याद रखो,
मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हर मंथ अपने आप को तैयार करेगा, क्योंकि कब फर्टिलाइजेशन हो जाए इसको पता नहीं है। तो ये हर मंथ अपने आप को तैयार करेगा, यही करेगा, टूटेगा फिर बनाएगा अपने आप को, टूटेगा फिर बनाएगा, टूटेगा फिर बनाएगा, है ना। तो मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये तो अपने आप को तैयार करके बैठा हुआ है, एग इसके अंदर आया, लेकिन कैसा एग अंदर आया बेटा? अनफर्टिलाइज्ड एग। कैसा एग अंदर आया? अनफर्टिलाइज्ड। अब ये तुरंत ही देख लेगा, अरे भाई ये तो अनफर्टिलाइज्ड एग आया है। जैसे ही ये देखेगा ना अनफर्टिलाइज्ड, 2 से 4-5 दिन के अंदर ये एंडोमेट्रियम क्या करेगा? टूट जाएगा। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। बोलो। और एंडोमेट्रियम का लेयर आपने पढ़ा था हाईली वैस्कुलर होता है। जब इसके मसल्स टूटते हैं, है ना, जब इसके लाइनिंग टूटते हैं तो ब्लड वेसल सब टूट जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होता है और उसी को अपन मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। तो इसमें इस केस में क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम को बचा के रखने की जरूरत है क्या? है क्या? नहीं। नो सर। कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होता है बेटा? डीजेनरेट होकर अगला स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बिकन्स। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी तुरंत अपना चेंज होकर 8-9 दिन में बना लेता है कॉर्पस एल्बिकन्स। और इधर क्या होता है? एंडोमेट्रियम का लाइनिंग में टूट फूट के क्या होता है? वो ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जस्ट उल्टा हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन रखना है और एंडोमेट्रियम को लाइनिंग को भी मेंटेन रखना है 9 महीने तक। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कब है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब, क्योंकि एंडोमेट्रियम अपने को तैयार किया हुआ था किसके लिए? फर्टिलाइज एग के लिए। अब एक पहुंचा अनफर्टिलाइज, अब अनफर्टिलाइज को तो रखना नहीं है, उसको प्रोटेक्शन तो देना नहीं है, ये फिर से टूट जाता है, टूट के फिर से क्या हो गया? ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ गया। फिर 13-14 दिन के बाद फिर अपने आप को तैयार करने लग जाता है, किसके लिए? 13-14 दिन के बाद क्या? जैसे ही ये टूटा उसके 2-4 दिन बाद फिर से तैयार करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब इसको फिर क्या उम्मीद है कि हो सकता है इस महीने नया, अगले महीना फर्टिलाइज आ सकता है, फिर नहीं आएगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा। इसी साइक्लिक इवेंट को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है बेटा? चलिए बताओ, यस सर। है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन शुरुआत करेंगे कल, अच्छे से पूरा इसको देखना हम शुरू करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत को क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। मेनार्च। है ना। तो ये लिखा हुआ है देखो, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। ठीक है। और जो सबसे लास्ट होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? मेनोपॉज। जो वैरी करता है 50 से 55, है ना, एक अप्रॉक्स एज लेते हैं अपन, 50 से 55 साल में रुक जाता है आपका। ठीक है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हमेशा कब शुरू होता है, किस टाइम पे? प्यूबर्टी पे, और उसको क्या बोलते हैं अपन? मेनार्क। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, प्राइमेट्स में जो साइकिल होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट्स में होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल। याद रखने का ये भी, जैसे प्राइमेट फॉर एग्जांपल मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इसमें जो यह मंथली साइकिल है, पूरे मंथ में जो होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल। ठीक है। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स में होता है उसको बोलते हैं अपन कौन सा साइकिल बेटा? स्ट्रेस साइकिल। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी यस बताओ। सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अब अपन देखेंगे आगे की कहानी कल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा कल हम खत्म करेंगे। ठीक है बेटा? क्लियर है? बोलो। यस सर। सबको समझ में आया? ये बताओ। यस यस सर। सर। हाँ, तो ये बहुत आसान था ये चीज, है ना। आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग, ये सब देखा आपने, ये सब चीजें आसान थी, सबको समझ में आया होगा। चलो तो अब लेक्चर कल कंटिन्यू करते हैं। अली समझ में आया? अली, आकांक्षा, यस सर। अच्छे से समझ में आया सब कुछ बेटा? हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, रखते हैं। और हाँ, तुमको नोट्स भेजना था आकांक्षा, तुम्ही को भेजना था नोट्स। यस किसको सर। ठीक है, हाँ। आज भेजता हूँ टाइम निकाल के मैं। चलो मुझे भी। ठीक है, चलो बाय बाय।